दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाविये मारियास की कहानी जब मैं जिंदा था। अंग्रेजी से तर्जुमा अजमल कमाल। मैं अक्सर रूहों में यकीन जाहिर किया करता था, खुशबाशी के से अंदाज में, और अब जब मैं खुद रूह में तब्दील हो चुका हूं, मेरी समझ में आ गया है कि रिवायतों में रूहों को हमेशा अजियत की हालत में और बार बार उन मकामात पर लौट कर आने पर मुसिर क्यों दिखाया जाता है जिनसे वो अपनी फानी जिंदगी में आशना रही थीं। सच यह है कि वो वाकई उन जगहों पर लौट लौट कर जाती हैं। वो यानी हम किसी को शाजो नादिर ही नजर आते हैं। जिन मकानों में हम रहते थे वो तब्दील हो चुके हैं और उनके नए मकीन हमारी साबिका जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, उसका तसव्वुर तक नहीं रखते। उन औरतों और मर्दों को बिल्कुल बच्चों की तरह ये यकीन है कि दुनिया उनकी पैदाइश के साथ शुरू हुई थी और उन्हें इसका ख्याल तक नहीं आता कि ये जमीन जिस पर वो चलते हैं उनसे पहले उनसे सुबकतर कदमों का लम्स या उनसे ज्यादा बेताबी से चक्कर काटते कदमों की चाप महसूस कर चुकी है, और ये कि जिन दीवारों के बीच उनका कयाम है वहां कभी कोई दूसरे लोग सरगोशियां या हंसी की आवाजें सुना करते होंगे, या किसी ने ऊंची आवाज में किसी खत का मजमून पढ़ा होगा, या अपने महबूब तरीन शख्स की गर्दन में बाहें डाली होंगी। ये सोचना बेमानी है कि जिंदा लोगों के लिए मकाम वजूद रखता है जबकि वक्त मिट जाता है। हकीकत यह है कि कोई भी मकाम गुजरे हुए वक्त के एक अंबार के सिवा कुछ नहीं होता। बस इतनी बात है कि वो खामोश रहता है और कुछ कहता नहीं। जिंदा लोगों का इस कैफियत में मुब्तला रहना एक लग़्व बात है, क्योंकि जो हालत जिंदगी के बाद पेश आती है वो उसका कतई उलट होती है, और जिंदगी के दौरान किसी भी चीज ने हमें उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं किया होता। दूसरे लफ्जों में, अब वक्त गुजरता नहीं, खत्म नहीं होता, वो मुतवातिर और अपनी हर तफसील के साथ मौजूद रहता है, और ऐसी हालत में अब का लफ्ज इस्तेमाल करना शायद एक मुगालता है। ये तफसीलात दूसरी बदतरीन चीज हैं, क्योंकि जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ गुजरा था उसका अक्स, यानी उन बातों का अक्स जिन्होंने जब हम जिंदा थे हम पर बमुश्किल ही कोई असर छोड़ा होगा, अब नए सिरे से नमूदार होता है। और उसके साथ ये दहशतनाक इजाफी उनसुर भी कि अब हर चीज मानी और असर रखती है। वो सब बातें जो कुछ ज्यादा सोचे बगैर कह दी गई थीं, वो जुम्बिशें जो खुद ब खुद सरजद हो गई थीं, बचपन की वो सहपहरें जिनका हमने एक गट्ठा सा बांध कर रख दिया था, अब अलग अलग एक के पीछे एक कतार में चलती हुई आती हैं। जिंदगी भर की कोशिश से हासिल किया गया मामूल, जिसने तमाम दिनों और तमाम रातों को हमवार करके यकसा कर दिया था, बिल्कुल बेअसर साबित होता है। चुनाचे हर रात और हर दिन याददाश्त में महफूज रहता है, बेतहाशा बारीकी और इनफिरादियत के साथ। हकीकत की एक ऐसी शिद्दत के साथ जो हमारी मौजूदा हालत से, जबकि हम हकीकत का लम्स गंवा चुके हैं, कतई मुताबिकत नहीं रखती। हर चीज निहायत ठोस और शदीद तौर पर हकीकी है, और तकरार की चाकू की सी धार एक मुतवातिर अजियत है, क्योंकि अजाब दरअसल हर चीज को याद करने का ही है, जिंदगी में गुजारे हुए हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट को याद करने का। उकताहट के लम्हे, काम में गुजरा हुआ वक्त, मुताल्ले, दिल शिकस्तगी, जिल्लत और नींद में गुजरे हुए मिनट, और इंतजार में बीता हुआ वक्त, जिसका तनासुब सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये तफसीलात बदतरीन चीजों में दूसरे मकाम पर हैं। एक चीज ऐसी है जो उससे भी ज्यादा अजाब में डालने वाली है, और वो ये कि अब मुझे न सिर्फ हर वो बात याद है जो मैंने जब मैं जिंदा था देखी या सुनी या जानी थी, बल्कि अब मैं उनमें से हर बात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हूँ। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि अब उनमें से हर बात का वो हिस्सा भी मुझे मालूम है जो मैंने उस वक्त नहीं देखा, नहीं जाना या नहीं सुना था, जो उस वक्त मेरी दस्तरस में नहीं था, लेकिन मुझ पर या उन अफराद पर जो मेरे लिए अहमियत रखते थे या जिनसे मेरा वजूद तश्कील पाता था, असरअंदाज हो रहा था। अब हम पर उस इल्म की वुसअत का इंकिशाफ होता है जिसका हमने रफ्ता रफ्ता बड़े होते हुए अंदाजा करना शुरू किया था। मैं बूढ़े होते हुए के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बूढ़ा होने का मुझे मौका ही नहीं मिला। हमें अब मालूम होता है कि जब हम जिंदा होते हैं तो अपने ऊपर गुजरने वाली बातों का महज जुज़वी इल्म रखते हैं, और यह कि जब हमारा गुमान होता है कि हम किसी खास दिन तक गुजरी हुई तमाम बातें अपने आप को बता या समझा सकते हैं,
تو دراصل ہماری معلومات کس قدر ناقص ہوتی ہیں۔ ہمیں دوسرے افراد کے ارادوں اور ان کے افعال کی پشت پر کار فرما محرکات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم وہ سب کچھ جانتے ہی نہیں جو ہم سے چھپا لیا جاتا ہے۔ ہم اپنے قریب ترین افراد کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی تھیٹر میں پردے کے پیچھے سے اچانک نمودار ہونے والے اداکار ہوں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تک، جب وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں تھے، کیا کر رہے تھے۔ شاید وہ خود کو اوتھیلو یا ہیملیٹ کے روپ میں پیش کر رہے ہوں، جبکہ حقیقت میں انہوں نے ابھی ابھی بیک اسٹیج پر انتظار کرتے ہوئے اس سگریٹ کے کش لگانا بند کیا ہو جس کا وجود ان کرداروں کے زمانے میں ناممکن تھا۔ شاید وہ خود کو اوتھیلو یا ہیملیٹ کے روپ میں پیش کر رہے ہوں، جبکہ حقیقت میں انہوں نے ابھی ابھی بیک اسٹیج پر انتظار کرتے ہوئے اس سگریٹ کے کش لگانا بند کیا ہو جس کا وجود ان کرداروں کے زمانے میں ناممکن تھا، اور بے صبری سے بار بار اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالتے رہے ہوں جسے اب انہوں نے کسی اور شخص کا بحروب بھرنے کے لیے کلائی سے اتار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان واقعات کا علم نہیں ہوتا جن میں ہم موجود نہیں تھے، اور ان گفتگوؤں کا علم نہیں ہوتا جو ہم نے نہیں سنی، جو ہمارے پیٹھ پیچھے کی گئیں اور جن میں ہمارا ذکر آیا، یا ہم پر تنقید ہوئی، یا ہم پر فیصلہ صادر کیا گیا، یا ہماری مذمت کی گئی۔ زندگی مہربان ہے، تمام زندگیاں مہربان ہیں، یا شاید یہی معمول ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں وہ لوگ ناگوار لگتے ہیں جو کسی بات کی پردہ پوشی نہیں کرتے، کچھ چھپاتے نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ لوگ جو اپنی جانی ہوئی، سنی ہوئی، سوچی ہوئی اور کی ہوئی ہر بات کہہ ڈالتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو سفاک کہتے ہیں، اور اب میں جس حالت میں ہوں وہ سفاکی ہی کی حالت ہے۔ مثال کے طور پر میں خود کو اپنے تلاطم سے محفوظ پر اطمینان بچپن میں متعدد راتوں کو بستر پر نیند سے ذرا پہلے کی حالت میں دیکھتا ہوں، جبکہ میرے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا ہے، جس میں سے اندر آتی ہوئی روشنی کو دیکھتے دیکھتے اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی بات چیت سنتے سنتے مجھے نیند آ جاتی ہے۔ کبھی اس گفتگو میں کھانے پر آیا ہوا یا کھانے کے بعد میٹھے سے لطف اندوز ہوتا ہوا کوئی مہمان بھی شریک ہوتا ہے، اور یہ مہمان تقریباً ہمیشہ ڈاکٹر آرانز ہوتا ہے، ایک خوشگوار آدمی جو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا اور دانت بند کر کے بات کرتا تھا، اور جو مجھے اس بات پر سکون محسوس ہوتا تھا میرے سونے سے ذرا پہلے آتا اور میرے کمرے میں آ کر دیکھ جاتا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے اس کم و بیش روزانہ کے طبی معائنے کی سہولت حاصل تھی، اور میں ڈاکٹر کے ہاتھ کو اپنے شب خوابی کے کپڑوں کے نیچے تسکین پہنچاتے اور ٹٹولتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا سرد اور ناقابل تکرار ہاتھ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ہاتھ سے باقی زندگی ہمیں کبھی سابقہ نہیں پڑتا، اور اگر بچے کو اندیشہ ہو کہ اس معائنے سے کوئی غیر از معمول یا خطرناک بات ظاہر ہو جائے گی تو یہی ہاتھ اس سے نجات دلانے کے لیے بھی آتا ہے۔ کانوں سے اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا ہوتا ہے اور اس کا پورا گول نرم اور سرد لمس جھرجھری لیتے ہوئے سینے پر محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وراثت میں آیا ہوا چاندی کا چمچہ جس پر کسی نام کے ابتدائی حروف کھدے ہوتے ہیں الٹا کر زبان پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کا دستہ ہمارے حلق میں اتر جائے گا، مگر ایک لمحے بعد یہ خوف ایک اطمینان میں بدل جاتا، کیونکہ اس کو آرانس کے ہاتھ نے تھام رکھا ہوتا تھا، اس اطمینان دلانے والے مضبوط ہاتھ نے جو دھات کی بنی تمام چیزوں کو مکمل اختیار کے ساتھ گرفت میں لیتا تھا، اور جس وقت وہ پیشانی پر ٹارچ لگائے معائنہ کر رہا ہوتا یا کان لگائے سننے میں منہمک ہوتا، تب کسی چیز کا اندیشہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اس عاجلانہ آمد اور دو ایک مذاق کی باتوں کے بعد بعض موقعوں پر جب وہ میرا معائنہ کر رہا ہوتا یا بغیر کسی دشواری کے مجھے ہنسا رہا ہوتا، میری ماں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور اس کے مذاق سے خود بھی محظوظ ہو رہی ہوتی۔ میں اور بھی زیادہ غنودگی کی کیفیت میں سرک جاتا اور نیند میں ڈوبتے ڈوبتے ریڈیو سننے یا تاش کھیلنے کے دوران کی جانے والی ان کی بات چیت کی بھنبھناہٹ سنتا رہتا۔ وہ ایک ایسا سست رفتار وقت تھا جو بمشکل گزرتا معلوم ہوتا تھا۔ یہ ایک ناممکن بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنے پہلے کی بات نہیں، اگرچہ تب سے اب تک کا عرصہ ہی تھا جو جینے اور مرنے کے لیے مجھے ملا تھا۔ میں ان تینوں کی باتیں سنتا ہوں جو اس وقت بہت نوعمر تھے، اگرچہ اس وقت میں ان کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا جیسے اب دیکھ سکتا ہوں۔ میرا باپ ان میں سب سے کم ہنستا تھا۔ وہ ایک وجیح، خاموش طبع شخص تھا
जिसकी आंखों में हल्की सी उदासी हमेशा तैरा करती थी, शायद इसलिए कि वो जमहूरियत पसंदों की तरफ था और जंग हार बैठा था, और अपने हम वतनों से जंग में हार जाना जरूर ऐसी चीज होती होगी जिससे आदमी कभी निजात नहीं पा सकता। वो एक नर्म खू शख्स था जिसने कभी मुझे या मेरी माँ को नहीं छिड़का, और जो अपना बहुत सा वक्त घर में रहकर अखबारों के लिए अमूमन फर्जी नामों से मजामीन और किताबों पर तबसरे लिखने या फिर पढ़ने में गुजारता था। उसे फ्रांसीसी अदब से मोहब्बत थी। कामियों और सेमिनो के नॉवेल मुझे सबसे अच्छी तरह याद हैं। डॉक्टर आरांस ज्यादा जिंदा दिल था, हमेशा मजाक करता हुआ शख्स जिसके अंदाज में कुछ कुछ बदमाशी का सा उनसुर था और जिसकी गुफ्तगू तखय्युल और चालाक फिक्रों से पुर होती थी। एक ऐसा शख्स जो बच्चों को अपना गिरवीदा कर लेता है क्योंकि उसे ताश के पत्तों से हाथ की सफाई के खेल दिखाना आता है, और वो गैर मुतवक्का तुकबंदी से उनका दिल परचा सकता है और उनसे फुटबॉल के बारे में बातें कर सकता है। उन दिनों जो टीमें मशहूर थीं वो कोपा, रियाल, दी इस्तिकानू, पेस्कास और हेंतो थीं, और ऐसे नित नए खेल इजाद कर सकता है जो उनके तखय्युल को मुतहर्रिक करते और उन्हें बस थोड़ा सा गुदगुदा कर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पास रुककर उनके साथ सचमुच खेलने के लिए कभी वक्त नहीं होता। और मेरी माँ हमेशा खुश लिबास, अगरचे जंग हार जाने वाले शख्स के घर में कुछ ज्यादा रकम नहीं रही होगी, और थी भी नहीं, मेरे बाप के मुकाबले में कहीं ज्यादा खुश लिबास, क्योंकि तब तक उसका अपना बाप उसके लिबास के खर्च उठाने के लिए जिंदा था। वो दुबली पतली थी, हंसती रहती थी, और मेरे बाप की तरफ कभी कभी तकलीफ के साथ, जबकि मेरी तरफ हमेशा इश्तियाक से देखती थी। और ऐसी नजरें भी बाद में बड़े होते जाने के साथ साथ नायाब होती जाती हैं। मैं अब ये सब कुछ देखता हूँ, लेकिन ये सब कुछ अब मुझे मुकम्मल सूरत में दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि जिस वक्त मैं नींद में जा रहा होता, दूसरे कमरे से आती हुई हंसी में मेरे बाप के हंसने की आवाज कभी शामिल नहीं होती थी, लेकिन उन तीनों में से अकेला वही था जो रेडियो सुना करता था। ये एक ऐसा मंजर है जिसका दिखाई देना अभी कुछ अरसे पहले तक नामुमकिन था, लेकिन अब ये उतना ही वाज़ह है जितने इससे पहले के मनाजिर जो जब मैं जिंदा था एक दूसरे में मुतवातिर और ज्यादा मदगम होकर धुंधलाते जा रहे थे, और जूं जूं मेरी जिंदगी गुजर रही थी उनकी धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। मैं देखता हूँ कि बाज रातों को मेरी माँ और डॉक्टर आरांस घर से बाहर चले जाते थे, और अब मैं समझता हूँ कि बातचीत में अच्छे टिकटों के जिक्र का क्या मतलब था, जिनको उस वक्त मैं ऐसे टिकट समझता था जिन्हें किसी स्टेडियम या बुल फाइटिंग के रिंग के बाहर खड़ा कोई शख्स फाड़ कर दो कर देता है। ये वो जगह थी जहां मैं नहीं जाता था, और उनके बारे में मैं उस मौके के सिवा कभी नहीं सोचता था। बाज दूसरी रातों में ये अच्छे टिकट नहीं होते थे, या उनका जिक्र नहीं आता था, या फिर वो बारिश की रातें होती जिनमें बाहर टहलने या किसी पार्टी में जाने का ख्याल ज्यादा खुशाइन नहीं होता था। और अब मैं जानता हूं कि उन रातों में मेरी माँ और डॉक्टर आरांस ख्वाबगाह में चले जाते जब उन्हें यकीन हो जाता कि मैं सो गया हूं। उन हाथों का लम्स अपने सीने और पेट पर महसूस करने के बाद जो अब उसे मस कर रहे होते, और उसे छूते वक्त वैसे सर्द नहीं होते थे, और उससे कहीं ज्यादा पुरजोश जैसा डॉक्टर का हाथ जो तस्कीन पहुंचाता, टटोलता, कायल करता और मुतालबा करता है, और अपने गाल पर उन्हीं होठों का नन्हा सा बोसा महसूस करने के बाद जो उस वक्त मेरी माँ के होठों को चूम रहे होते और इस बारे में हमेशा खामोश रहते, बंद दांतों में से बात करने का वही पुरएतमाद अंदाज। और खा वो दोनों थिएटर गए होते या सिनेमा घर या रक्स गाह या महज बराबर के कमरे तक, मेरा बाप तन्हा इंतजार करते हुए रेडियो चला देता ताकि कुछ सुन न सके। वक्त और मामूल के तवातुर के साथ हमेशा पेश आने वाली रातों की यकसानी में, क्योंकि रातें खुद को दोहराने पर मुसिर रहती हैं, उस आधे या पौन घंटे के अरसे में, क्योंकि डॉक्टर हमेशा जल्दी में रहते हैं, वो खुद को बहलाने की गरज से रेडियो चला देता, लेकिन आखिरकार उसको सुनाई देने वाली आवाजें उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। डॉक्टर उसे खुदा हाफिज कहे बगैर रुखसत हो जाता, और मेरी माँ ख्वाबगाह से बाहर ना निकलती। वो नाइट गाउन पहनकर बिस्तर की चादरें बदल देती और वहीं मेरे बाप का इंतजार करती रहती, और मेरे बाप ने उसे ख्वाबगाह में कभी उसके खुशवजा स्कर्ट और स्टॉकिंग्स में मलबूस ना देखा। और अब मैं उस गुफ्तगू को भी देखता हूँ जिसने लाइल्मी की वो मेहरबान कैफियत तय की थी जो जिंदगी भर मुझ पर तारी रही। उस गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर आरांस के चेहरे पर छोटी तरशी हुई मूछें हैं,
वैसी जैसी बाद में मुझे फ्रांको की मौत तक पार्लियामेंट के मेंबरों के चेहरों पर दिखाई देती रही, और सिर्फ उन्हीं के चेहरों पर नहीं बल्कि फौजी अफसरों, वकीलों, बैंकरों और प्रोफेसरों, मुसन्निफों और बहुत से डॉक्टरों के चेहरों पर भी नजर आईं। अगरचे तब तक वो डॉक्टर आरांस के चेहरे से गायब हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें मुंडवाने वाला वो पहला शख्स था। मेरा बाप और मेरी माँ खाने के कमरे में बैठे हैं, और तब मुझमें न शऊर है और न याददाश्त, क्योंकि मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ जो न बोलता है न चलता है, बस अपने खटोले में पड़ा रहता है, और जिसकी उस गुफ्तगू से बाखबर होने का कोई सवाल नहीं है। मेरी माँ इस दौरान अपनी नजरें मुसलसल झुकाए रखती है और एक लफ्ज भी अदा नहीं करती, जबकि मेरे बाप की आंखों में पहले बेएतबारी झलकती है और फिर दहशत, गुस्से से कहीं ज्यादा दहशत और खौफ। और आरांस की कही हुई बातों में से एक ये है, देखो लियोन, मैं पुलिस को बहुत सी रिपोर्टें भेजता रहता हूँ, और मेरे घर वाले इतवार की इबादत का कभी नागा नहीं करते, कभी आज तक नहीं किया। तुम्हारे बारे में पता चलाने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन अब मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि जंग के दिनों में तुम क्या करते रहे हो। तुमने यकीनन मलेशिया वालों के लिए मुखबिरी का बहुत काम किया है, जिसकी मदद से वो अपना छापे मारने का काम कर सकें। लेकिन अगर तुमने ये सब ना भी किया होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ इजाद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा मुबालगा काफी होगा। ये कहना कि तुमने आधे मोहल्ले को गटर में पहुंचवा दिया था, हकीकत से बहुत ज्यादा दूर तो होगा नहीं। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मुझे भी वहां पहुंचाने में तकल्लुफ ना करते। यूं तो 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अगर मैं जबान खोल दूं तो तुम आज भी फायरिंग स्क्वाड के सामने पहुंच सकते हो, और मेरे लिए कोई वजह नहीं कि अपना मुंह बंद रखूं। तो अब तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो फैसला कर लो। या तो मेरी शर्तें मान लो और जरा सा बुरा वक्त बर्दाश्त कर जाओ, या फिर इनकार कर दो, जिसके बाद तुम्हारे पास कोई वक्त रहेगा ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा ना गनीमत। कौन सी शर्तें? मैं देखता हूं कि डॉक्टर आरांस अपने सर को जुम्बिश देकर मेरी खामोश माँ की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी जुम्बिश जो उस औरत को एक शय में तब्दील कर देती है। मेरी माँ, जिससे वो जंग के जमाने से और उससे भी पहले से वाकिफ रहा है, उसी मोहल्ले से जिसके इतने सारे बाशिंदे जाते रहे। मैं इसके साथ सोया करूंगा हर रात, जब तक मेरा दिल न भर जाए। आरांस का दिल आखिरकार भर गया, जैसे हम सब का दिल हर चीज से आखिरकार भर जाता है, अगर हमें इसके लिए काफी वक्त मिले। जब उसका दिल भरा तब मैं ऐसी उम्र में था जब दिल भरने का फिक्रा, जो इस कदर बुनियादी है, अभी हमारे जखीरा अल्फाज का हिस्सा नहीं बना होता, और हमें इसके मानी का कुछ अंदाजा नहीं होता। ताहम मेरी माँ उस उम्र में थी जब उसका शबाब रुखसत होने लगा था और उसने हंसना तर्क कर दिया था, और मेरा बाप खुशहाल होने लगा था, बेहतर लिबास पहनने लगा था और मजामीन और किताबों पर तबसरे अपने नाम से लिखने लगा था, अपने असल नाम से जो लियोन नहीं था। और उसकी धुंधली आंखों में सदा तैरती हल्की सी उदासी रुखसत होने लगी थी, और अब वो अच्छे टिकट साथ लिए रातों को बाहर जाने लगा था, जबकि मेरी माँ घर पर रहकर ताश का तन्हा खेल खेलती या रेडियो सुनती, और उसके कुछ अरसे बाद टेलीविजन देखती रहती, और रफ्ता रफ्ता अपनी किस्मत पर साबिर होती चली गई। जो लोग मरने के बाद की जिंदगी और मौत के बाद इंसानी शऊर के बाकी रहने के बारे में कयास आराइयां करते रहे हैं, अगर हमारा वजूद वाकई इस शय पर मुश्तमिल है, यानी शऊर पर, उन्होंने इस खतरे या बल्कि इस हौलनाकी को नजर में नहीं रखा कि तब हमें सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ, वो भी जिसे हमने नहीं जाना था, और वो भी जिससे हमारा ताल्लुक रहा था, और हम जिसके मरकज में या महज आस पास भी रहे थे। अब मुझे वो चेहरे मुकम्मल वजाहत के साथ नजर आते हैं जो महज एक बार सड़क पर चलते हुए मेरी नजर के सामने से गुजरे थे। एक गदागर जिसे मैंने उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर चंद सिक्के दिए थे, एक औरत जो मुझे जेरे जमीन रेल में जाती हुई दिखाई दी थी और जिसका मुझे फिर कभी ख्याल तक न आया था, एक कासिद के चेहरे के नकूश जिसने मुझे एक गैर अहम टेलीग्राम लाकर दिया था, एक कमसिन लड़की की छवि जिसे मैंने अपने बचपन में साहिल पर देखा था। वो तवील वक्फे जिन्हें मैंने हवाई अड्डों पर इंतजार करते हुए या म्यूजियम के बाहर कतार में खड़े हुए या दूर दराज के साहिलों पर समुंदर को तकते हुए या सामान बांधते हुए और मंजिल पर पहुंचकर उसे खोलते हुए गुजारा था, अब मुतवातिर खुद को दोहराते रहते हैं। वो तमाम उक्ता देने वाले वक्फे जो हमें कभी कुछ नहीं बताते, जिन्हें हम मुर्दा वक्त कहते हैं। मैं खुद को उन शहरों में देखता हूँ जहाँ मैंने बहुत मुद्दत पहले मुख्तसर सा वक्त गुजारा था,
ऐसे शहर जहां का चक्कर लगाने और फिर जिनको याददाश्त से मिटा देने के लिए मुझे महज चंद घंटे मिले थे। मैं खुद को हैम्बर्ग में और मैनचेस्टर में, बासेल में और ऑस्टन में और ऐसे मकामात पर देखता हूँ जहां मैं कभी न गया होता अगर मेरा काम मुझे वहां न ले जाता। मैं खुद को वेनिस में भी देखता हूँ, बहुत अरसा पहले, जहां मैं अपनी बीवी लुइजा के साथ हनीमून पर गया था, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के वो आखिरी बरस सुकून और इत्मीनान के साथ बसर किए। मैं खुद को उन बरसों में देखता हूँ, अपनी जिंदगी के उस हिस्से में जो इस वक्त से करीब तरीन है, अगरचे अब निहायत दूर जा चुका है। मैं सफर से लौटा हूँ और मेरे इंतजार में एयरपोर्ट पर वो मौजूद है। हमारी शादी के बरसों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, ख्वाह मेरा सफर सिर्फ चंद रोज का रहा हो, कि वो बेपनाह ट्रैफिक और तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों के बावजूद, जो सबसे ज्यादा थका देने वाली होती हैं, मुझे लेने एयरपोर्ट ना आई हो। अमूमन मैं इस कदर थक चुका होता हूँ कि घर पहुंचकर मुझ में टीवी के सामने बैठकर चैनल बदलने के सिवा कुछ करने की सकत नहीं होती। वही टीवी जो हमारे तमाम मुल्कों में बिल्कुल एक सा है, जबकि वो खाना तैयार करती और उसके बाद खाने में मेरे साथ शरीक होती और उसके चेहरे पर उकताहट भरा लेकिन साबिर तासुर होता, इस इल्म के साथ कि मुझे अपनी ताकत बहाल करने के लिए सिर्फ उस वक्त की कसालत और आने वाले रात की नींद की जरूरत है, और अगले दिन मैं वही पहला सा शख्स बन जाऊंगा, मुतहर्रिक पुरमजाक आदमी जो कुछ जाने बूझे से अंदाज में दांत बंद करके बात करता था, जिससे उस दबे दबे मिजाह को तकवियत मिलती थी जो सब औरतों को इस कदर भाता था, क्योंकि हंसी औरतों के खून में घुली हुई होती है और वो किसी अच्छे मजाक पर खुद को हंसने से बाज नहीं रख सकती, ख्वाह उन्हें हंसाने वाला शख्स वो हो जिससे उन्हें नफरत है। और अगली सपहर पूरी तरह ताज़ा दम होकर मैं मारिया अपनी दाश्ता से मुलाकात के लिए जाता, जो और भी ज्यादा जोर से हंसती थी, क्योंकि उसके लिए मेरे पुरमिजाह फिक्रे बासी नहीं हुए थे। मैं हमेशा एहतियात करता था कि उसे, लुइजा को पता न चले, तकलीफ न हो। हमेशा उससे मेहरबानी का सुलूक करता था। मारिया से मैं सिर्फ उसके घर पर मिलता था, ताकि इस बात का इम्कान ही पैदा न हो कि कोई मुझे कहीं उसके साथ देख पाए, इस्तफसार करे या महज तारुफ कराने ही की तवक्को करे, या बाद में सफाक होकर उसके बारे में बातें करे। उसका मकान करीब ही वाक़ था और मैं दफ्तर से घर वापस जाते हुए बहुत सी सह पहरें उसके यहाँ गुजारता था, लेकिन तमाम सह पहरें नहीं। इस मामूल से मुझे घर पहुंचने में सिर्फ आधे या पौन घंटे की ताखीर होती, बाज औकात इससे कुछ ज्यादा भी। कभी कभार मैं वहीं ठहरकर उसकी खिड़की से बाहर तकता था। अपनी दाश्ता के घर की खिड़की से बाहर तकना इतना दिलचस्प होता है जितना खुद अपने घर की खिड़की से बाहर तकना हरगिज नहीं हो सकता। इस मामले में मैंने कभी कोई गलती नहीं की, क्योंकि ऐसे मामलात में की जाने वाली गलतियां दरअसल एक किस्म की बेअतनाई या उससे भी बदतर सूरत में संग दिली पर मबनी होती हैं। एक बार जब मैं लुइजा के साथ था, मारिया से मेरा सामना हो गया। हम एक पुरहुजूम सिनेमा घर में थे, जहां एक नई फिल्म का पहला शो हो रहा था। मेरी दाश्ता भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर हमारे करीब आ गई और उसने एक लम्हे के लिए मेरा हाथ थाम लिया। मेरी तरफ देखे बगैर मेरे पास से गुजरते हुए उसने मेरे जिस्म को अपनी रान से, जिससे मैं इस कदर अच्छी तरह आशना था, हल्के से रगड़ दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे आहिस्ता से दबाया। लुइजा के उसे देखने या उसका एहसास करने का कोई इम्कान नहीं था, और उसे गुजरा खफीफ और पोशीदा लम्स का शुबा तक न हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने अगले कई हफ्तों तक मारिया से न मिलने का फैसला किया। इस वक्फे के आखिर में, क्योंकि मैं दफ्तर में उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था, एक सपहर उसने मुझे घर पर फोन किया। खुशकिस्मती से मेरी बीवी उस वक्त मौजूद नहीं थी। क्या बात है, उसने कहा, तुम मुझे घर पर फोन नहीं कर सकती, तुम ये बात जानती हो। मैं घर पर फोन ना करती अगर तुम दफ्तर में फोन उठा लेते, वो बोली। मैं 2 हफ्ते से इंतजार कर रही हूँ। और मैंने उस गुस्से को वापस लाने की कोशिश करते हुए, जिसे मैंने इन 2 हफ्तों से संभाल रखा था, उसे जवाब दिया, अगर तुमने अगली बार लुइजा की मौजूदगी में मुझे छुआ तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे लिए फोन नहीं उठाऊंगा। आइंदा इस किस्म का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। वो खामोश रही। जिंदगी में तकरीबन हर बात भुला दी जाती है, और मौत की हालत में, यानी रूह होने की सफाक कैफियत में, हर बात याद रहती है। जिंदगी में मैंने इस बात को भुला दिया और एक रोज फिर उससे मिलने चला गया, और उसके अगले रोज भी
बिल्कुल उसी तरह जैसे हम हर बात को थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुलतवी करते रहते हैं और हमेशा हमें यकीन रहता है कि अभी कल का दिन आने वाला है जब हम इस सिलसिले को जो गुजरे हुए कल से आज तक चलता जा रहा है, गुजरता और बहता जा रहा है, खत्म कर देंगे और ये सिलसिला हमारे महसूस किए बगैर एक और मामूल में तब्दील हो जाता है और हमारे दिनों और रातों को हमवार करके यकसा बना देता है। फिर उन दिनों और रातों को उनमें शामिल किसी भी उनसुर से जुदा करना नाकाबिले तसव्वुर हो जाता है और तमाम दिनों और तमाम रातों का कम अज कम उनके बुनियादी अनासिर में एक दूसरे से मुमासिल होना जरूरी हो जाता है ताकि बिछड़ने और कुर्बानी देने का सवाल न पैदा हो, ना कोई इसका मुतालबा करने वाला हो और ना कोई इसको झेलने वाला। अब हर बात याद रहती है, इसलिए मुझे अपनी मौत भी बहुत अच्छी तरह याद है, यानी उससे कहीं ज्यादा मुकम्मल तौर पर जो मैं अपनी मौत के बारे में उस वक्त जानता था जब वो पेश आ रही थी, जो कुछ ज्यादा नहीं था बल्कि कुछ भी नहीं था अगर मैं उसका मुवाजना अपने इल्म की मौजूदा वुसअत से और उसकी चाकू के फल जैसी काटती हुई तकरार से करूं। मैं अपने एक और थका देने वाले सफर से लौटा था और लुइजा ने इस बार भी मुझे मायूस नहीं किया था। इस बार भी वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी, कार में घर का रास्ता तय करते हुए या घर पहुंचकर जब मैं मशीनी अंदाज से अपना सामान खोल रहा था और जमा हुई डाक पर सरसरी नजर डाल रहा था और टेलीफोन पर अपनी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए हुए पैगामों को सुन रहा था। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एक पैगाम में मैंने मारिया की आवाज पहचान ली, जिसने बस एक बार मेरा नाम लिया और फिर फोन रख दिया, जिससे मेरे तने हुए आसाब एकदम पुरसुकून हो गए। एक औरत के मेरा नाम लेने और फिर फोन बंद कर देने में कोई मानी खेज बात नहीं थी, और अगर लुइजा ने उसे सुन भी लिया हो तो इससे उसे परेशान होने की कोई वजह नहीं मिली होगी। फिर मैं टीवी के सामने बिस्तर पर दराज हो गया और कोई प्रोग्राम देखने लगा। लुइजा मेरे लिए दुकान से बना बनाया ठंडे गोश्त पर मुश्तमिल खाना लाई थी। उसे खाना तैयार करने या महज ऑमलेट भी बनाने का वक्त नहीं मिला होगा या उसका दिल नहीं चाहा होगा। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन उसने ख्वाबगाह की बत्ती बुझा दी ताकि मुझे नींद आ जाए। मैं गुनूदगी में था और उसके हाथ के लम्स की धुंधली सी याद मुझे और ज्यादा गुनूदगी पर माइल कर रही थी। उस लम्स की याद जो बेख्याली में या शायद बेसब्री के आलम में भी तस्कीन बख्श था। फिर वो ख्वाबगाह से बाहर चली गई और मैं टीवी को चलता छोड़कर सो गया। एक लम्हा ऐसा आया जब मैंने चैनल बदलना बंद कर दिया। मैं नहीं जानता कि कितना वक्त गुजरा होगा, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल ठीक मालूम है कि कितना वक्त गुजरा था। गहरी नींद और जिस मुल्क से मैं एक बार फिर खैरो आफियत से लौट आया था, वहां के ख्वाबों पर मुश्तमिल 73 मिनट। फिर मेरी आंख खुली और टीवी से निकलती नीलाहट भरी रोशनी में मेरी नजर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले किसी मंजर के बजाय अपने बिस्तर की पायंती पर पड़ी। क्योंकि टीवी की तरफ देखने का मुझे वक्त नहीं मिला, मैंने देखा और अब भी देखता हूँ कि कोई सियाह चीज तेजी से मेरी पेशानी की तरफ आई, बहुत भारी और बिलाशुबा वैसी ही सर्द जैसा स्टेथोस्कोप। लेकिन उस चीज का लम्स नर्म नहीं बल्कि पुरतशद्दुद था। वो एक बार मेरी पेशानी पर गिरी और फिर उठी, और उस सेकंड के 10वें हिस्से में जिसके बाद वो खून में लथपथ दोबारा मेरे सर से टकराई, मैंने सोचा कि शायद लुइजा मुझे कत्ल कर रही है। उस टेलीफोन कॉल की वजह से जिसमें सिर्फ मेरा नाम लेकर लाइन काट दी गई थी, या शायद और भी बहुत कुछ कहा गया होगा जिसे लुइजा ने सुनने के बाद मिटा दिया और मेरे पास आकर सुनने के लिए उस गुफ्तगू का, जो इस वक्त मेरे कत्ल किए जाने का ऐलान बन रही है, सिर्फ शुरू का हिस्सा बाकी रहने दिया हो। सियाह चीज एक बार फिर गिरी और इस बार उसने मुझे खत्म कर दिया, और मेरे आखिरी लम्हे के शऊर ने मुझे किसी भी किस्म की मज़ाहमत करने या लुइजा के हाथ को रोकने से बाज रखा। एक तो इस वजह से कि वो रुकने वाली न थी, और दूसरे इस वजह से भी कि शायद ये मरने का कोई बुरा तरीका मालूम नहीं होता था, यानी एक ऐसे फर्द के हाथों मारा जाना जिसके साथ मैंने सुकून और इत्मीनान का वक्त बसर किया था, और हम उस वक्त तक एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से बाज रहे थे जब आखिरकार हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा बैठे। ये लफ्ज अदा करना दुश्वार है और इससे किसी कदर इब्हाम को भी राह मिलती है, लेकिन शायद मैं ये महसूस करने के मकाम पर पहुंच गया था कि ये एक मुनसिफाना मौत है। मैं अब ये सब कुछ देखता हूँ, और अब मैं इसे मुकम्मल तौर पर देखता हूँ। इसके बाद और इससे पहले पेश आने वाले वाकयात समेत, अगरचे बाद में जो कुछ हुआ
उसका मुझसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था और यही वजह है कि वो मेरे लिए उतना तकलीफ दे भी नहीं। लेकिन जो कुछ इससे पहले हुआ वो यकीनन तकलीफ दे है, या दूसरे लफ्जों में मुझे खत्म करने वाली उस सियाह चीज के गिरने और उठने के दरमियानी वक्फे में जो झलक मुझे दिखाई दी और जो कुछ मैं सोचने पर माइल हुआ उसकी तरदीद तकलीफ पहुंचाने वाली है। अब मैं लुइजा को एक ऐसे मर्द से बात करते हुए देखता हूँ जिससे मैं नावाकिफ हूँ, जिसके चेहरे पर वैसी ही मूछें हैं जैसी अपने वक्त में डॉक्टर आरांस के चेहरे पर थीं, अगरचे उस शख्स की मूछें तरशी हुई नहीं बल्कि घनी और नर्म हैं और उनमें इक्का दुक्का सफेद बाल भी हैं। वो औसत उम्र का आदमी है, जिस उम्र का मैं था और शायद लुइजा भी थी, अगरचे मैंने हमेशा उसे जवान औरत के तौर पर ही देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने माँ बाप और डॉक्टर आरांस को कभी जवान नहीं देख सका। वो एक मकान के दरमियानी कमरे में साथ हैं। यह मकान जिससे मैं नाआशना हूँ उस आदमी का है, किताबों और तस्वीरों और आराइशी चीजों से भरा हुआ, रंगा रंग, बहुत तवज्जो से देखा हुआ मकाम। आदमी का नाम मैनू लोरीना है और उसके पास इतना पैसा है कि उसे अपने हाथ गंदे करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। वो सोफे के साथ साथ बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। ये 2 हफ्ते पहले सपहर देर गए का वक्त है, ठीक वही लम्हा जब मैं मारिया के पास था, एक सफर से लौटने पर वाक़ई होने वाली मौत से 2 हफ्ते पहले। वो सफर जो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उनकी सरगोशियां बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये हकीकत की एक ऐसी सतह से ताल्लुक रखती हैं जो मेरी मौजूदा हालत से अदम मुताबिकत नहीं रखती, जबकि मैं हकीकत का लम्स गंवा चुका हूँ, बल्कि उसकी अदम मुताबिकत खुद जिंदगी से है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी शय इस कदर ठोस और जिंदा नहीं होती। लेकिन गुफ्तगू के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब लुइजा की आवाज बुलंद हो जाती है, बिल्कुल उस तरह जैसे हम अपनी या किसी और की मुदाफियत करते हुए अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं। और जो कुछ वो कहती है वो ये है, लेकिन उसने मेरे साथ हमेशा इतना अच्छा सलूक किया है, उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। और मैनू लोरीना ठहर ठहर कर अदा किए गए लफ्जों में जवाब देता है, अगर उसने तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना दिया होता तब भी यह काम तुम्हारे लिए इससे ज्यादा आसान या कम महंगा ना होता। जब किसी को खत्म करने का वक्त आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया था और क्या नहीं, क्योंकि ये इतना भारी कदम है जिसके सामने उस आदमी के किए हुए किसी भी बर्ताव की कोई हैसियत नहीं रहती। मैं लुइजा को अपना अंगूठा मुंह की तरफ ले जाते और उसे होठों में दबाते देखता हूँ। यह हरकत करते हुए जब वो कोई कदम उठाते हुए हिचकिचा रही हो या कोई फैसला कर रही हो, मैं उसे बेशुमार बार देख चुका हूँ। ये एक मामूली सी हरकत है, लेकिन ये ख्याल हमें पारा पारा कर देने के लिए काफी है कि यह हरकत एक ऐसी गुफ्तगू के दौरान पेश आ रही है जिसमें हम मौजूद नहीं हैं। एक गुफ्तगू जो हमारे पीठ पीछे हो रही है, जिसमें हमारा जिक्र आ रहा है, हम पर तनकीद की जा रही है, हमारी मुदाफियत तक की जा रही है, हम पर फैसला सादिर किया जा रहा है और हमें सजाए मौत सुनाई जा रही है। तो फिर उसे तुम खुद खत्म करो। तुम मुझसे इतना भारी कदम उठाने की तवक्को नहीं कर सकते। अब मैं ये भी देखता हूँ कि जो शख्स टीवी की झिलमिलाती रोशनी में मेरे सर पर वो सियाह चीज उठाए हुए है वो लुइजा नहीं है, और न ही वो देवमालाई से नाम वाला मैनू लोरीना है, बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जिसे उस चीज को 2 बार मेरी पेशानी पर मारने का काम सौंपा गया है और इस काम की उजरत अदा की गई है। यानी ऐसा शख्स जिसे किराए का कातिल कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जंग के दिनों में मलेशिया के बहुत से सिपाहियों को इस किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरा उजरती कातिल मुझ पर बगैर किसी जज्बे के 2 मर्तबा वार करता है, और अब ये मौत मुझे मुनसिफाना मौत मालूम नहीं होती और न मुनासिब, और बिलाशुबा मेहरबान मौत भी नहीं, जैसी कि जिंदगी अमूमन होती है और जैसी कि मेरी जिंदगी थी। वो सियाह चीज एक हथौड़ा है, लकड़ी के दस्ते और लोहे के फल वाला आम सा हथौड़ा। ये वही हथौड़ा है जो मैं अपने घर में रखता था। मैं उसे पहचानता हूँ। वहां जहां वक्त का गुजरना, बहना और खत्म होना अब भी जारी है। अब बहुत सा वक्त गुजर चुका है, इतना वक्त कि वो लोग जिन्हें मैं जानता या जिनसे मामला करता था या जिनको बर्दाश्त करता या जिनकी आरजू करता था, उनमें से अब कोई भी बाकी नहीं बचा। मेरा ख्याल है उनमें से हर एक नजर आए बगैर उस मकाम पर लौट कर आता होगा जहां वक्त अंबार हो रहा है, और वहां लौटकर उसे अजनबियों के सिवा कोई दिखाई न देता होगा। नए मर्द और औरतें जिन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह इसका यकीन है
کہ دنیا ان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور جن کے لیے ہمارے وجود کا جو ختم ہو چکا اور لہروں میں گم ہو گیا تصور تک کرنا بے معنی بات ہے۔ اب لوئیزا کو بھی وہ سب کچھ یاد اور معلوم ہوگا جو وہ اس وقت نہیں جانتی تھی جب وہ زندہ تھی، اور نہ اس وقت جب میں مر چکا تھا۔ اب میں راتوں اور دنوں کا ذکر نہیں کر سکتا، ہر چیز بالکل ہموار اور یکساں ہو چکی ہے، کسی کوشش یا دانستہ اختیار کیے ہوئے معمول کی مدد کے بغیر۔ ان دنوں اور راتوں کا جن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر چیز سے بڑھ کر سکون اور اطمینان کو جانا تھا جب میں زندہ تھا، بہت عرصہ پہلے اس مقام پر جہاں وقت اب بھی گزر رہا ہے۔